आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। किशन को ये छुट्टियां बहुत ज़रूरी थीं। शादी और मार्केट ने उसे बुरी तरह थका दिया था। उसे शादी के 10 दिन बाद ही जाना था, लेकिन उसकी नियति को तब ये मंजूर न था। और अब जब वो जा रहा है तो ये मनहूस बाईपास ने उसका समय और बर्बाद कर दिया। उसका पारा धीरे धीरे चढ़ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसने कम बोलने का निश्चय किया। यह सब सोचते हुए उसकी झपकी लग गई थी। तभी कार्तिक ने अचानक से ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ? गाड़ी एकदम से क्यों रोक दी? किशन ने हड़बड़ाकर पूछा। मुझे लगता है मैंने कोई साइन बोर्ड देखा। कितनी दूर पहले देखा? पास ही होगा, चल के चेक करते हैं। तुम गाड़ी में ही रहना, हम देख कर आते हैं, किशन ने कुसुम से कहा। और वो दोनों गाड़ी को रोड से थोड़ा नीचे उतारकर पार्किंग लाइट चालू कर रोड पे आ गए। किशन ने रोड पे दोनों तरफ देखा। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। रोड पे खींची सफेद पट्टी बता रही थी कि रोड नया ही बना है। कुसुम बहुत समझदार है, मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन इस पागल का मैं क्या करूं? भाई कहाँ देखा था साइन बोर्ड? इतना क्यों परेशान हो रहा है? मैंने गाड़ी थोड़ी दूर रोकी है ताकि हमें थोड़ा टाइम मिले, कार्तिक ने जेब में से सिगरेट का डिब्बा निकालते हुए कहा। और उसने एक अल्ट्रा माइड जला ली। रात के सफर की वजह से किशन ने काले रंग की क्रैपी और आसमानी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। पतला होने की वजह से उसकी 5 फुट 7 इंच की लंबाई थोड़ी ज्यादा लगती थी। वहीं कार्तिक उससे 2 साल का छोटा था। वो टहलते हुए साइन बोर्ड की तरफ बढ़ रहे थे। तभी किसी ने थोड़ी दूर पर भाग के रोड पार किया और अचानक से गायब हो गया। वो क्या था? दोनों एकदम से ठिठक गए। शायद कोई जानवर होगा, किशन ने धीमी आवाज में बोला, मानो कोई उन्हें सुन रहा हो। जानवर 2 पैरों पे थोड़ी चलता है। तो फिर वो क्या था? कार्तिक का डर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन किशन की मानो उत्सुकता बढ़ गई हो। हमें उधर टॉर्च लगाकर देखना चाहिए, उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कर कार्तिक को सुझाव दिया। पागल है क्या तू? रात के 3 बजे हुए, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। अपन गाड़ी घुमा लेते हैं, अभी शायद ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, वापस मेन रोड पर लग जाएंगे। वो साइन बोर्ड तक पहुंच चुके थे। कार्तिक साइन बोर्ड को बिना पढ़े ही बोला, होटल हाईवे, योर ड्रीम डेस्टिनेशन 10 किलोमीटर्स अवे। किशन ने बोर्ड पे लिखे शब्दों को दोहराते हुए कहा। आधे रास्ते आ चुके हैं, वापस जाना बेवकूफ़ी होगी। और फिर ये होटल आने वाला है, वहाँ चल के पूछ लेंगे। और भाई 3 नहीं, अभी 2:30 बज रहे हैं। होटल का बोर्ड देख किशन का आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन दूसरी ओर कार्तिक घबराए जा रहा था। एकांत रोड पे किसी का भाग के निकलने का वो दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। कार्तिक बिना बात के डर रहा है, कोई जानवर होगा। हम ही डर जाएंगे तो फिर कुसुम का क्या होगा? बेवकूफ़ आदमी। कुसुम के इस बारे में कुछ मत बताना, वो डर जाएंगे, किशन ने कार्तिक से कहा। लेकिन कार्तिक मानो किसी और ही दुनिया में हो। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा रखी थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। डर उस पर हावी हो रहा था। किशन की चाल बदल गई थी। साइन बोर्ड ने उसका मनोबल बढ़ा दिया था। आगे होटल है, वहाँ चाय भी तो होगी। और किशन के होठ मुस्कुराते हुए उसके कानों से मिल गए। कार्तिक गाड़ी को पूरी रफ्तार से चला रहा था। उसने जल्द से जल्द इस सुनसान रास्ते से निकलना था। उसे मन ही मन यह महसूस हुआ कि समय बहुत धीरे चल रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? समय का तो अपना रफ्तार होता है, वो किसी के अनुसार थोड़ी चलेगा। शायद नींद के कारण उसे ऐसा लग रहा था। उसने होटल पहुंचकर कुछ देर आराम करने का मन बनाया।
रोड को पार करते हुए साय ने उसे बुरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन हो भी सकता है कि वो कोई जानवर हो। उसने पढ़ा था राजस्थान और हरियाणा में नील गाय होती है जो रात में जंगल में पीने के पानी के तलाश के लिए तालाब या किसी नदी तक जाती है। हो सकता है रोड के दूसरी तरफ कोई नदी हो। और कार्तिक ने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। रात अपने पूरे खुमार में थी। पूरे रोड पे घुप अंधेरा छाया हुआ था। बस एक सफेद रंग की एसयूवी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हल्की सी सौंधी महक से किशन की नींद टूटी। शायद बरसात हो रही थी। आंखों की पलकें खुलने में उसे दिक्कत हो रही थी। फिर भी उसने जैसे तैसे आंखों को खोला और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गाड़ी रोड के एक कोने में खड़ी हुई थी और कार्तिक उसके बगल में नहीं था। उसने पीछे घूमकर देखा तो चिप्स के पैकेट के अलावा और कुछ भी उसे नजर नहीं आया। उसने अपनी जेब टटोली, मोबाइल भी नहीं था। बारिश इतनी तेज थी कि वाइंड स्क्रीन के बाहर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। किशन बारिश की परवाह किए बिना दरवाजा खोल के बाहर निकल गया और बाहर निकलने के कुछ सेकंड के बाद ही वो पूरा भीग गया। गाड़ी की पार्किंग लाइट चालू थी जिससे हल्का हल्का उजाला हो रहा था। उसने चारों तरफ देखा। उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। उसने गाड़ी के पीछे जाके देखा, उधर भी उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसके कानों में कुसुम के चीखने की आवाज आई। आवाज जंगल की ओर से आ रही थी। वो तुरंत बिना देर किए उस आवाज की ओर भागा। थोड़ी देर जंगल में भागने के बाद उसके सामने जो नजारा था वो उसके होश उड़ा गया। दरअसल वहां पर कुसुम और उसका भाई कार्तिक जमीन पर पड़े थे। उनके हाथ पांव एक चमकती हुई रस्सी से बंधे हुए थे। तभी किशन की नजर वहीं पास ही में खड़ी एक औरत पर गई। उसकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और आंखें जैसे बत्ती जल रही हो। किशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, मगर वो अपने परिवार को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। वो भागकर कुसुम के पास गया और उसने उससे छुड़ाने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाया कि वो रस्सी एकदम से गायब हो गई। किशन को समझ नहीं आया। उसने उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत वहां अब नहीं थी। उसने जल्दी से अपने भाई को आजाद किया और तीनों वहां से वापस गाड़ी में आए। तभी किशन ने अपने जेब में हाथ डाला तो पाया कि उन लोगों ने रास्ते में जिस मंदिर के दर्शन किए थे वहां से उन्हें प्रसाद के साथ ही साथ गले में पहनने के लिए 3 धागे भी मिले थे। तीनों का धागा किशन की जेब में था और शायद इसीलिए उनकी जान बच गई और शायद इसलिए वो चुड़ैल भी किशन को अपने साथ नहीं ले जा पाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हमारे यहाँ सभी लोगों का मानना है कि अगर कोई घर काफी सालों से बंद हो और उस घर में समय समय पर पूजा पाठ ना किया जाए तो उस घर में आत्माएं अपना डेरा जमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और साथ ही साथ मैं भूत प्रेत इन सब बातों को भी नहीं मानता था। मगर इस घटना के बाद से इन सारी बातों को मानना तो दूर, इन सारी बातों को सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। साथ ही साथ मैंने उन सब जगहों पर भी जाना छोड़ दिया जहां भूत प्रेत की बातें होती हैं। इस घटना ने मेरे दिमाग पर एक ऐसा छाप छोड़ा है जिसे मैं अपने जीते जी नहीं मिटा सकता। खैर, ट्रेन काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरे बगल वाली सीट पर बैठे मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया हम कब तक वहां पहुंच जाएंगे? अनिल यानी मेरे भाई के मुंह से ये सुनते ही
मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। इस पर मैंने अपने भाई अनिल से कहा, हम लोग बस आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। असल में हम दोनों अपने गांव मिराजपुर जा रहे हैं। पहले हम लोग अपने गांव मिराजपुर में ही रहते थे, मगर आज से 10 साल पहले मेरी नौकरी शहर में लगने के कारण हम लोग सभी परिवार शहर में चले गए। तब से गांव में कोई नहीं आया और आज हम दोनों 10 सालों के बाद अपने गांव जा रहे हैं। और साथ ही साथ 10 सालों से हमारा गांव का घर बंद पड़ा हुआ है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई, जिसके साथ ही हम भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। खैर, आधा घंटा और ट्रेन में बिताने के बाद हम अपने गांव के स्टेशन पर उतरे। तो गांव के स्टेशन पर उतरते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, इतने सालों में गांव जरा भी नहीं बदला, मगर हाँ, रात के वक्त लोगों का चहल पहल थोड़ा बढ़ गया है। स्टेशन से हमारे गांव का घर करीब 5 किलोमीटर दूर था, तो हमें वहां जाने में किसी सवारी की जरूरत पड़ने वाली है, जिस कारण हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर भी काफी सारी दुकानें खुली हुई थी। पहले तो रात के 8:45 बजे सारा गांव एकदम से वीरान हो जाता था, लेकिन अब लोगों की थोड़ी चहल पहल देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था। अभी हम स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि तभी पीछे से आवाज आई, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? उस आवाज को सुनकर हम दोनों भाई पीछे मुड़े तो देखा कि एक आदमी ऑटो के पास खड़ा है। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि वो कोई ऑटो वाला है। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, मुझे मिराजपुर गांव के चौक पर जाना है। इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ चलिए मैं छोड़ देता हूँ। जिसके बाद हम दोनों भाई चढ़कर उस ऑटो में बैठ गए और हमारे बैठते ही उस ऑटो वाले ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। पहले हमारे गांव में ऑटो नहीं चलता था, मगर अब हमारे गांव में ऑटो भी चलने लगा। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब, यहाँ ऑटो कब से चलने लगा? जिस पर उस ऑटो वाले ने कहा, 2-3 सालों से चल रहा है। आप लोग काफी सालों के बाद आए हैं लगता है। किसके घर जाना है आपको? जिसके बाद मैंने अपनी पूरी बात उस आदमी को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा, भाई साहब आपका घर तो काफी सालों से बंद है, तो अचानक आपका वहां रुकना ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वो ऑटो वाला चुप हो गया। मैं तो इन सब बातों पर शुरू से ही विश्वास नहीं करता था, तो मैंने भी उस ऑटो वाले की बात पर ध्यान नहीं दिया। करीब आधा घंटा और इंतजार करने के बाद ठीक रात के 9:30 बजे हम ऑटो से उतरे और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। काफी सालों से घर में कोई ना रहने से घर की बाहरी दीवारों पर धूल की मोटी परत जम गई थी। घर के बाहर का दृश्य को देखकर घर के अंदर का माहौल हमारे दिमाग में खुद ब खुद चलने लगा था। खैर, हम चलकर घर के दरवाजे के पास पहुंचे और अपने बैग से चाबी निकालकर दरवाजे पर लगे ताले को खोलने लगे। अभी मैं ताला खोल ही रहा था कि तभी हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चल रहा था कि वो आवाज हमारे घर के पीछे से आ रही है। इस पर मैंने अपने भाई से कहा, अनिल तू रुक, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है। इतना बोलकर मैं चलते हुए उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो गई थी, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि आगे का नजारा भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, किसी तरह चलकर मैं घर के पीछे पहुंचा और इधर उधर उस आवाज को तलाशने लगा, मगर कुछ देर इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद जब मुझे वहां कोई नहीं दिखा तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगा कि तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी
तो नीचे का नज़ारा देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि नीचे काफ़ी सारी हड्डियां गिरी हुई थी। मगर इतनी सारी हड्डियां यहाँ आई तो आई कैसे? साथ ही साथ वो सारी हड्डियां किसकी थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैं वहां खड़े ना रहकर वापस चलते हुए अपने भाई के पास आया। साथ ही मैंने अपने मन ही मन में ये तय कर लिया था कि ये हड्डियों वाली बात अपने भाई को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो डर जाए। जिसके बाद हम घर के अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रात काफी हो जाने के कारण हम दोनों भाइयों ने तय किया कि आज रात हम एक कमरा साफ करके उसी में सो जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। हम दोनों ने मिलकर फटाफट से एक कमरा साफ किया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। काफी लंबा सफर तय करने के कारण बिस्तर पर लेटते ही हमारी पलकें भारी होने लगीं और देखते ही देखते नींद ने हमें कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे हल्का होने की जरूरत महसूस हो रही थी। मैंने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, मगर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा। जिसके बाद मैं उठा और हल्का होने के लिए बाथरूम में गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज आ तो आ कहां से रही है। हल्का होने के बाद मैं उस आवाज की ओर बढ़ने लगा कि आखिरकार ये आवाज है तो है किस चीज की। वो आवाज एक दूसरे कमरे में से आ रही थी। तो मैं चलकर उस कमरे के दरवाजे पर गया। तो दरवाजे पर जाकर कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठकर इंसानों की हड्डियां चबा रहा था। वो हड्डियां ताजी थीं, क्योंकि उन हड्डियों से खून भी टपक रहा था। साथ ही साथ उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, और अगर हम यहाँ रुकें तो ये शैतान हमें भी मारकर खा जाएगा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने भाई के पास गया और उसे लेकर सीधे घर से काफी दूर भाग गया। तो इस तरह उस रात हम दोनों भाई मरते मरते बचे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।